हेलो। हाय गाइस। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे जनांकिकी की पृष्ठभूमि। जनांकिकी की पृष्ठभूमि ए बैकग्राउंड टू द स्टडी ऑफ डेमोग्राफी। जनांकिकी की पृष्ठभूमि क्या है? जनांकिकी की पृष्ठभूमि, जनांकिकी एक महत्वपूर्ण किंतु नवीन व्यवस्थित विज्ञान है। नवीन व्यवस्थित विज्ञान है। जनांकिकी विषय के लिए डेमोग्राफी नामकरण 1955 में सर्वप्रथम फ्रेंच गणितज्ञ गुइलार्ड ने किया है। जनांकिकी जनसंख्या विश्लेषण का अध्ययन है। जनांकिकी क्या है? जनसंख्या विश्लेषण का अध्ययन है। इसमें जनसंख्या से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अतः इस अध्याय में जनसंख्या की विशेषताएं जनसंख्या एवं आर्थिक विकास में संबंध, जनसंख्या की विशेषताएं, जनसंख्या एवं आर्थिक विकास में संबंध आदि बातों की व्याख्या की गई है, जिसे जनांकिकी को समझने में सहायता मिलती है। जनांकिकी की विशेषताएं अपने समग्र रूप में यानी संपूर्ण रूप में किसी देश अथवा क्षेत्र की जनसंख्या की सदस्यता अबाध गति से परिवर्तित होती रहती है। जनसंख्या जो है वो अबाध गति से बिना रोके परिवर्तित होती रहती है। कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी बहुत कम हो जाती है। इसे ही जनसंख्या परिवर्तन कहा जाता है। इसे ही जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। इस समग्र जनसंख्या के एक अंग के रूप में रहने वाले कुछ व्यक्ति प्रतिवर्ष मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कुछ पैदा होते हैं, कुछ मर जाते हैं तथा कुछ व्यक्तियों का जन्म होता है। जन्म तथा मृत्यु दोनों ही जैविक क्रियाओं को जैविक घटक क्या कहा जाता है? जो जन्म मृत्यु दोनों क्रियाएं होती हैं उसे क्या कहा जाता है? जैविक क्रियाओं को जैविक घटक कहते हैं, जिन्हें क्रमशः प्रजननशीलता तथा मरणशीलता कहते हैं। जिन्हें क्रमशः जब पैदा होते हैं तो प्रजननशीलता और जब मर जाते हैं तो उसे मरणशीलता के नाम से जाना जाता है। जन्म एवं मृत्यु के मध्य संपन्न होने वाली जन्म एवं मृत्यु, जब जन्म होता है और जब मृत्यु होती है, दोनों के मध्य संपन्न होने वाली, जब जन्म होता है और जब मृत्यु होती है, दोनों के मध्य संपन्न होने वाली क्रियाओं को आवास तथा प्रवास जैसी घटनाओं का भी जनसंख्या परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है। यानी अगर आवास तथा प्रवास का प्रभाव अच्छा है तो जनसंख्या परिवर्तन का उस पर प्रभाव पड़ेगा, बुरा है तब भी उसका जनसंख्या परिवर्तन पर प्रभाव पड़ेगा। इन घटनाओं को सांस्कृतिक घटक कहते हैं। इन घटनाओं को क्या कहते हैं? सांस्कृतिक घटक कहते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप में प्रवसन कहा जाता है। प्रवसन यानी प्रवास कहा जाता है। जनसंख्या परिवर्तन में जनसंख्या में कमी तथा जनसंख्या वृद्धि दोनों सम्मिलित होते हैं। जनसंख्या परिवर्तन में जनसंख्या की कमी तथा जनसंख्या वृद्धि दोनों सम्मिलित होते हैं। जब जनसंख्या में कमी होती है तो इसे जनसंख्या ह्रास कहा जाता है। जब जनसंख्या में कमी होती है तो इसे जनसंख्या ह्रास कहते हैं, और जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो इसे जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। भारत जैसे अनेक विकासशील देश यानी जो अभी विकास कर रहे हैं, जनसंख्या परिवर्तन का व्यवहारिक रूप जनसंख्या वृद्धि के रूप में प्राप्त है। जनसंख्या वृद्धि के रूप में प्राप्त है। किसी देश की जनसंख्या एक और परिवार के आकार को प्रभावित करती है। जनसंख्या परिवार के आकार को, कभी परिवार छोटा परिवार कहा जाता है जब कम जनसंख्या रहेगी, जब ज़्यादा जनसंख्या रहेगी तो उसे बड़ा परिवार कहा जाता है। तो दूसरी ओर अर्थव्यवस्था के विकास को जनसंख्या जो है परिवार के आकार को प्रभावित करती है और विकास को भी। जनसंख्या में होने वाला धीमा प्रतिस्थापन यानी धीमा प्रतिस्थापन, एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेसमेंट, धीमा प्रतिस्थापन
उत्पादन तथा विकास की दृष्टि में सहायक है, किंतु इसमें होने वाली तीव्र वृद्धि से, अगर इसमें तेज गति से विकास हो रहा है, तेज गति से वृद्धि हो रही है, तो विकास में गतिरोध उत्पन्न होता है। इससे व्यक्ति और समाज दोनों ही स्तरों पर, चाहे व्यक्ति हो चाहे समाज हो, दोनों ही स्तरों पर जनसंख्या एक निषेध अथवा टैबू बन जाती है। जनसंख्या कैसी है? निषेध, एक टैबू बन जाती है। किसी देश में उपलब्ध जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। जनसंख्या साधन भी है और साध्य भी है। जनसंख्या जो है वो साधन भी है और साध्य भी है। अब साधन कैसे है, साध्य कैसे है? किसी देश की जनसंख्या उसका आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। प्रक्रिया के लिए साधन भी है और साध्य भी है। अर्थव्यवस्था में रहने वाले मनुष्यों जनसंख्या के कल्याण में वृद्धि आर्थिक विकास प्रक्रिया का साध्य अथवा उद्देश्य है। जब जनसंख्या के कल्याण में वृद्धि होगी तो आर्थिक प्रक्रिया के लिए साध्य है, उसके लिए उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। अर्थव्यवस्था की समस्त आर्थिक क्रियाएं, जितने भी अर्थव्यवस्था की क्रियाएं हैं, इसी संतुष्टि अथवा कल्याण में वृद्धि के लिए की जाती हैं। यानी कि जिससे मनुष्य को अधिक से अधिक संतुष्टि मिले, मनुष्य का अधिक से अधिक कल्याण हो, वेलफेयर हो, इसके लिए की जाती है। इस संदर्भ में जनसंख्या साधन के रूप में कार्य करती है। जनसंख्या क्या है? वो एक साधन के रूप में कार्य करती है। यही वो माध्यम है जिसके द्वारा आर्थिक विकास की क्रिया अथवा प्रक्रिया संपन्न होती है। जिसके द्वारा आर्थिक विकास की क्रिया और प्रक्रिया संपन्न होती है। ये विकास प्रक्रिया में श्रम के रूप में कार्य करती है। कौन? जनसंख्या। प्रोफेसर आर्थर लुईस के अनुसार विकास मानव प्रयास, मनुष्य का श्रम का परिणाम है। विकास मानव प्रयास, मनुष्य के श्रम का परिणाम है। जनसंख्या श्रम पूर्ति का स्रोत। अब अगला है जनसंख्या श्रम पूर्ति का स्रोत। जनसंख्या श्रम पूर्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह उत्पादन का एक महत्वपूर्ण उपादान, कौन है? श्रम। उत्पादन के एक महत्वपूर्ण उपादान के रूप में यह है जनसंख्या, तथा आर्थिक विकास का गतिशील साधन है। जनसंख्या क्या है? आर्थिक विकास का गतिशील साधन है। जनसंख्या के द्वारा आर्थिक विकास होता है, गतिशील साधन है। पूंजी के साथ श्रम की क्रिया प्रतिक्रिया, यानी पूंजी अगर है, श्रम नहीं है तो काम नहीं होगा। श्रम अगर है, पूंजी नहीं तो भी काम नहीं होगा। तो क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा ही अर्थव्यवस्था में समस्त धन अथवा आय उत्पन्न होता है। जनसंख्या के द्वारा समस्त धन तथा आय उत्पन्न होता है। यह प्राकृतिक साधनों के आकार तथा उसके गुण को प्रभावित करता है। किसका? प्राकृतिक साधनों का आकार कैसा है, उसका गुण कैसा है। और जैसे पेड़ पौधों द्वारा तमाम सामग्रियाँ बनाई जाती हैं, पेड़ पौधों से ही हमें जीवन मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, तो उसके आकार तथा गुण को प्रभावित करता है। और पूंजी निर्माण क्रिया द्वारा समाज में पूंजी निर्माण प्रक्रिया, जब हमारे पास पूंजी रहेगी तो तकनीकी परिवर्तन होगा तथा नव प्रवर्तन या नई खोज होगी। इसके लिए गति का निर्धारण करता है। इस तरह किसी देश की श्रम शक्ति अथवा मानव शक्ति अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करती है। जनसंख्या उपभोक्ता भी उत्पादक भी। जनसंख्या जो है वो उपभोक्ता भी है हमारे लिए और उत्पादक भी है। किसी देश की जनसंख्या उपभोक्ता भी है और उत्पादक भी है। किसी देश की जनसंख्या जो है वो उपभोक्ता भी है और उत्पादक भी है हमारे लिए। यह उत्पादन में श्रम के रूप में अपना योगदान करती है। उत्पादन में श्रम के रूप में योगदान करती है। आर्थिक विकास के लिए उत्पादन आवश्यक है। जब हमें आर्थिक विकास करना है तो उसके लिए श्रम आवश्यक है। इसी देश की उपभोक्ता भी है, उत्पादक भी है। यह उत्पादन में श्रम के रूप में अपना योगदान करती है। आर्थिक विकास के लिए उत्पादन आवश्यक है। उत्पादन नहीं होगा तो हम उपभोग कैसे करेंगे?
और उत्पादन कार्य के लिए श्रम। जब उत्पादन कैसे होगा, बिना श्रम के उत्पादन नहीं होगा। मशीनों को चलाने के लिए भी श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य जो है वो अपने श्रम का प्रयोग त्याग के रूप में करता है। किसके रूप में करता है? त्याग के रूप में अपने श्रम को त्याग करता है। वह एक साथ 4 प्रकार का त्याग करता है। शारीरिक आराम का त्याग। कैसे 4 प्रकार का त्याग? शारीरिक आराम का त्याग, मानसिक आराम का त्याग यानी दिमाग को आराम जो उसको मिलता है उसका त्याग करता है। प्रत्यक्ष उपभोग की संभावना का त्याग। प्रत्यक्ष उपभोग की संभावना का त्याग यानी डायरेक्ट जो उपभोग किया जा रहा है उसकी संभावना, जैसे पेड़ से तख्त बनाया जाता है, पेड़ से तमाम सामग्री बनाई जाती है, डायरेक्ट उपभोग ना करके या जलावन की लकड़ी के रूप में प्रयोग ना करके बड़ी बड़ी कारखानों में और अन्य चीज़ें बनाई जाती हैं। तो प्रत्यक्ष उपभोग की संभावना का त्याग। निश्चितता की भावना का त्याग। निश्चितता की भावना का त्याग करता है। इन्हें क्रमशः श्रम, संगठन, पूंजी तथा साहस। इन्हें क्रमशः श्रम, संगठन, पूंजी तथा साहस अथवा उद्यम कहते हैं। क्या कहा जाता है? श्रम, संगठन, पूंजी, साहस अथवा उद्यम कहते हैं। संगठन व साहस भी एक तरह से श्रम ही है। संगठन और साहस जो है वो भी एक तरह से श्रम ही है। अतः उत्पादन व आय वृद्धि, उत्पादन करने के लिए, आय में वृद्धि करने के लिए अथवा आर्थिक समृद्धि के लिए यानी आर्थिक विकास के लिए श्रम तथा पूंजी को महत्वपूर्ण घटक स्वीकार किया जाता है। श्रम तथा पूंजी को महत्वपूर्ण घटक स्वीकार किया जाता है। श्रम और पूंजी को आर्थिक विकास के लिए उत्पादन आवश्यक है। हम अगर अपना आर्थिक विकास करना चाहते हैं तो उत्पादन उसके लिए आवश्यक है। तो उत्पादन के लिए उपभोग भी आवश्यक है। उत्पादन करेंगे, उसका उपभोग नहीं करेंगे तो भी बेकार है। उपभोग उत्पादन का आदि, आरंभ और अंत है। उपभोग जो है वो उत्पादन हुआ है तो उसका उपभोग होना निश्चित है, आदि और अंत है। उपभोग से उत्पादन होता है, उपभोग करने के लिए उत्पादन होता है, उत्पादन जो होता है उपभोग करने के लिए होता है। ये दोनों एक दूसरे के निर्भर हैं। अतः इस अर्थ में उपभोग की मांग जो होती है उत्पादन एवं आय के लिए प्रेरणा देती है। उपभोग वृद्धि का प्रभाव विनियोग पर तथा विनियोग पूंजी निवेश पर। उपभोग वृद्धि का प्रभाव विनियोग पर, उपभोग वृद्धि का प्रभाव विनियोग पर तथा विनियोग पूंजी निवेश का प्रभाव उत्पादन और आय पर पड़ता है। अर्थशास्त्र इसे त्वरक प्रभाव कहते हैं। अर्थशास्त्री इसे त्वरक प्रभाव कहते हैं, एक्सीलरेटर इफेक्ट कहते हैं। इसी प्रकार विनियोग वृद्धि का आय पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर हम विनियोग कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में तो उसका आय पर भी प्रभाव पड़ता है, आय हमारी बढ़ जाती है। जिसे जॉन मैनार्ड कीन्स विनियोग गुणक अथवा गुणक प्रभाव कहते हैं। इसे विनियोग गुणक भी कहा जाता है, गुणक प्रभाव भी कहते हैं। गुणक त्वरक में क्रिया प्रतिक्रिया को, गुणक और त्वरक में जब क्रिया प्रतिक्रिया होती है तो उसे गुणक त्वरक अंतर क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुणक त्वरक अंतर क्रिया कहते हैं। इस गुणक त्वरक अंतर क्रिया द्वारा किसी देश की आर्थिक वृद्धि को विकास के सर्वोच्च शिखर पर, किसी देश को उसके सर्वोच्च शिखर पर खूब विकास कर ले, सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया जा सकता है। अब अगला है जनसंख्या के पक्ष में तर्क। जनसंख्या के पक्ष में तर्क यानी हमें जनसंख्या किस तरीके से लाभदायक है। जनसंख्या श्रम पूर्ति का स्रोत है। जब हमें श्रम की आवश्यकता होती है तो जनसंख्या के द्वारा ही श्रम शक्ति की पूर्ति होती है। और आर्थिक विकास मनुष्य के श्रम प्रयास का परिणाम है। अगर श्रमिक नहीं रहेगा तो मशीनों को चलाएगा कौन? मनुष्य विकास के लिए अपना प्रयास, मनुष्य जो है विकास के लिए अपना प्रयास अथवा श्रम अथवा परिश्रम अथवा कर्तव्य कर्म
वातावरण में निरंतर परस्पर क्रिया करता रहता है। यानी मनुष्य हमेशा परस्पर क्रिया द्वारा काम करता रहता है और अर्थ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति करता है, जिसे पूंजी संचय की दर, तकनीकी की किस्म, संगठन के तरीके, साहसी अथवा उद्यमी की दिशा आदि निर्धारित होते हैं। इन सब की पूर्ति होती है। तकनीकी की किस्म, किस तकनीक का, इन सब चीज़ों की खोज होती है। एडम स्मिथ महोदय के अनुसार, अब एडम स्मिथ ने क्या कहा है, प्रत्येक राष्ट्र का वार्षिक श्रम यानी साल भर की इनकम, एनुअल इनकम, वार्षिक श्रम यानी वर्ष भर का श्रम ही वह कोष है, वह खजाना है जो मूल रूप से उसके लिए जीवन की सब आवश्यकताओं और सुविधाओं की पूर्ति करता है। जीवन की मनुष्य को जो भी आवश्यकताएं पड़ती है, इन सब सुविधाओं की पूर्ति होती है। इस दृष्टिकोण के समर्थन में यह भी कहा जाता है कि प्रकृति ने जहाँ भोजन उपभोग क्रिया के लिए मुख एक दिया है, कर्तव्य कर्म अथवा श्रम करने के लिए, उत्पादन क्रिया करने के लिए हाथ दो दिए हैं। खाने के लिए एक मुंह दिया है, लेकिन काम करने के लिए दो हाथ दिए हैं। यह जनसंख्या वृद्धि का आशावादी दृष्टिकोण है। इस दृष्टि से जनसंख्या उत्पादन एवं विकास में सहायक है। जनसंख्या जो है वो खाएगी थोड़ा सा, लेकिन काम दुगना करेगी, दो हाथ दिए हैं तो इसे आशावादी दृष्टिकोण कहा जाता है। जनसंख्या के विपक्ष में तर्क, यानी जनसंख्या से क्या हानियां हैं, क्या नुकसान है। एडम स्मिथ के समकालीन रिकार्डो एवं माल्थस, कौन थे? रिकार्डो और माल्थस एडम स्मिथ के समकालीन यानी उनके ज़माने के लोग थे। जैसे अर्थशास्त्री जो थे, जनसंख्या को उत्पादन एवं विकास में बाधक मानते थे। यानी जनसंख्या जो है, ढेर सारी जनसंख्या हमारे विकास में बाधा डालती है, रुकावट पैदा करती है। माल्थस के अनुसार क्या है, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि संसार में भुखमरी, कष्ट और निर्धनता लाएगी। जनसंख्या में तेजी से वृद्धि संसार में भुखमरी, कष्ट और निर्धनता लाएगी, क्योंकि प्रकृति की मेज सीमित अतिथियों के लिए लगी हुई है। जो भी बिना बुलाए आएगा उसे निश्चित ही भूखों मरना होगा। यानी अपने आप से अगर ज़रूरत से ज़्यादा जनसंख्या रहेगी तो भुखमरी, अकाल, बीमारी, ये सब चीज़ें पैदा होंगी। इसे ही जनसंख्या वृद्धि का निराशावादी दृष्टिकोण कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि का निराशावादी दृष्टिकोण, इस दृष्टि से जनसंख्या उत्पादन एवं विकास में बाधक है। जनसंख्या जो है उत्पादन एवं विकास में बाधक है। मानव संसाधन का अर्थ, अब मानव संसाधन का क्या अर्थ है? किसी देश के लिए मानव संसाधन का अर्थ है स्वस्थ एवं शिक्षित श्रम का उपलब्ध होना। स्वच्छ एवं शिक्षित श्रम का उपलब्ध होना, स्वस्थ रहे, शरीर से ठीक ठाक रहे, यानी काम कर सके, और शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो। संपूर्ण स्वस्थ एवं पूर्ण शिक्षित श्रम अथवा कार्यशील जनसंख्या को मानव पूंजी की भी संज्ञा दी जाती है। इसे क्या कहा जाता है? मानव पूंजी की संज्ञा दी जाती है, जो किसी देश के उत्पादन व आय के स्तर को, यानी उत्पादन के स्तर को, आय के स्तर को पूंजी, मानवकृत पूंजी के संयोग से बढ़ाता है। इससे मानवकृत पूंजी जो है वो बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त मानव पूंजी जो है वो कुशल श्रम तथा मानवकृत पूंजी, मानव के द्वारा जो पूंजी इकट्ठा की है, द्रव्य, मशीन आदि के रूप में पूंजी किसी देश के आर्थिक विकास के संपूर्ण संसाधन हैं, जिसमें मानव पूंजी के आर्थिक नियोजन के सभी विकास प्रयासों का केंद्र बिंदु माना जाता है। मानव पूंजी मानव विकास को उत्प्रेरित करती है, यानी कि मानव विकास को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है, सीख देती है, शिक्षा देती है। और मानव विकास आर्थिक विकास को, जब मानव का विकास होगा तो आर्थिक विकास होगा।
अतः ये भी कहा जा सकता है कि केवल शिक्षित और स्वस्थ मनुष्य ही, पढ़ा लिखा मनुष्य हो, स्वस्थ मनुष्य हो, कोई बीमारी ना हो, आर्थिक समृद्धि व विकास में यथार्थ योगदान कर सकते हैं, आर्थिक विकास में योगदान कर सकते हैं। इससे मानव कल्याण को बढ़ावा मिलता है, मनुष्य का कल्याण होता है, मनुष्य का विकास होता है। सारांश ये है कि मानव संसाधन के अंतर्गत केवल जनसंख्या के आकार की चर्चा करना ही पर्याप्त उपयुक्त नहीं है। केवल जनसंख्या के आकार की ही चर्चा करें हम, यह उपयुक्त नहीं है, बल्कि जनसंख्या की वृद्धि दर, जनघनत्व, जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है, कम है या ज़्यादा है, जनसंख्या का घनत्व कम है या ज़्यादा है, स्त्री पुरुष अनुपात कम है या ज़्यादा है, साक्षरता प्रतिशत कम है या ज़्यादा है, आयु संरचना किस आयु के लोग ज़्यादा हैं, किस आयु के लोग कम हैं, यानी कि शैशवावस्था वृद्धावस्था की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो विकास कम होगा, अगर युवावस्था की संख्या ज़्यादा है तो विकास अधिक होगा, क्योंकि युवा ज़्यादा मेहनत करेंगे। जीवन प्रत्याशा, जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण, शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल निर्माण, प्रबंधन, संगठन, साहसिक योग्यता, उद्यमी प्रवृत्ति आदि का अध्ययन भी सम्मिलित किया जाता है। ये सब मानव संसाधन का अर्थ के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं। आर्थिक विकास में मानव संसाधनों की भूमिका अथवा आर्थिक विकास में वृद्धिशील जनसंख्या की भूमिका। किसी देश के आर्थिक विकास में जनसंख्या अथवा मानव संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आर्थिक विकास में जनसंख्या की और मानव संसाधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी देश के आर्थिक विकास में, यानी जनसंख्या जब अच्छी रहेगी, कुशल रहेगी, देश का अधिक तेज़ी से विकास होगा। यह देश के औद्योगिक तथा आर्थिक विकास का आधार है। प्रशिक्षित एवं विकास के प्रति जिसमें लगन है, आशा है, उसे ही क्या कहते हैं, श्रम शक्ति अथवा श्रम करने वाली जनशक्ति से बढ़कर अन्य कोई संसाधन विकास का आधार हो ही नहीं सकती। श्रम करने वाली जब जनसंख्या है तो वो देश आर्थिक विकास में आगे होगा। इसके अलावा और कोई विकास का आधार नहीं हो सकता। अतः किसी देश के समग्र विकास में, यानी संपूर्ण विकास में, किसी देश के मनुष्य, प्राकृतिक संसाधन व वातावरण का उपयोग, मनुष्य जो है प्राकृतिक संसाधन, जो प्रकृति ने हमें संसाधन दिए हैं, और वातावरण कैसा है, कहाँ ठंडी है, कहाँ गर्मी है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ रेगिस्तान है, का उपयोग करते हुए पूंजी व प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा, पूंजी के पैसे के प्रयोग द्वारा, नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा, प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा इन भौतिक संसाधनों को दिशा एवं गति प्रदान करता है। इनमें मानव संसाधन सजीव साधन है, मानव जो है वो सजीव है, और वातावरण, पूंजी, प्रौद्योगिकी आदि प्राकृतिक व भौतिक संसाधन सजीव साधन के सहयोग के लिए हैं। इस तरह अब आगे हम आप लोग को चित्र दिखाते हैं। चित्र देखिए, यहाँ पे चित्र में देखिए, प्राकृतिक संसाधन है, भौतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन जो है वो वातावरण, उसके बाद भौतिक संसाधन जो है वो पूंजी प्रौद्योगिकी के लिए है, पूंजी और प्रौद्योगिकी है भौतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन हमारा वातावरण है, भौतिक संसाधन पूंजी एवं प्रौद्योगिकी है। उसके बाद दोनों जनसंख्या के द्वारा मानव संसाधन का निर्माण किया जाता है। फिर कुछ टिकाऊ समृद्धि है, कुछ विकास होता है, फिर संपोषी विकास होता है। इस तरीके से ये चित्र है।
प्रोफेसर रिचर्ड गिल के अनुसार आर्थिक विकास एवं यंत्रीकृत प्रक्रिया के साथ साथ प्रोफेसर रिचर्ड गिल के अनुसार आर्थिक विकास एवं यंत्रीकृत प्रक्रिया के साथ साथ मानवीय उपक्रम भी है। यंत्रीकृत प्रक्रिया के साथ साथ आर्थिक विकास एक मानवीय उपक्रम भी है। इसका प्रतिफल अंततः इसे कार्यान्वित करने वाले मनुष्यों की कुशलता, कार्य करने वाले मनुष्यों की कुशलता, मनुष्य हमारा जो उसी की कुशलता, उसके गुण, उसकी दूरदर्शिता, उसकी लंबी सोच एवं प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है, विशेषताओं पर। इसका कहने का अर्थ सारांश ये है कि आर्थिक विकास के लिए मानव संसाधन अन्य प्राकृतिक एवं भौतिक संसाधनों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। जब मानव संसाधन का विकास होगा तभी प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधनों का विकास होगा, नहीं तो उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मानव संसाधन अधिक महत्वपूर्ण है। आज आर्थिक विकास के नए नए संसाधनों की खोज, विशालकाय फैक्ट्रियों, गगनचुंबी इमारतों का निर्माण, पर्वतों का वक्षच्छेदन, सागर व अंतरिक्ष विजय, वेगवती नदियों के जल को नियंत्रित करने वाले बांध के गर्भ से निकाली गई विशाल खनिज संपदा आदि सभी मानवीय प्रयासों एवं संकल्प शक्ति की देन है। जनसंख्या का यह क्या है? विस्तारक प्रभाव है, यानी जनसंख्या को यह विस्तारक प्रभाव है। इससे हमारे देश का विकास होगा। अतः लोगों की संख्या है, जनसंख्या में वृद्धि श्रम साधनों में वृद्धि लाती है, जिससे अन्य उत्पादन साधनों के सहयोग से अर्थव्यवस्था के समग्र उत्पादन एवं आय में वृद्धि होती है। अर्थव्यवस्था में विकास होता है, आर्थिक विकास होता है। दूसरी ओर लोगों की संख्या में वृद्धि आश्रित बाल एवं वृद्ध वर्ग तथा स्वतंत्र साधन श्रमिक वर्ग के उपभोग व्यय में वृद्धि लाती है। जब अधिक विकास होगा तो उपभोग भी अधिक करेंगे, जिससे लोगों द्वारा की जाने वाली समग्र वास्तविक बचत अधिक करते हैं, अतः समग्र पूंजी की कमी प्राप्त होती है, जो समग्र उत्पादन एवं आय वृद्धि की गति में कमी लाती है। इससे आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करेंगे, पूंजी की जब कमी रहेगी तो इसे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, निगेटिव सोच हो जाएगी। तो जनसंख्या का यह कैसा प्रभाव कहा जाएगा? संकोचक प्रभाव। एक होता है विस्तारक प्रभाव और दूसरा होता है संकोचक प्रभाव, जो अधिकांश अल्पविकसित एवं विकासशील देशों के संदर्भ में प्रभावी है, प्रभाव अपना डालेगा। इस तरह किसी भी अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या अथवा मानव संसाधन वहाँ के साधनों पर दोहरे ढंग से प्रभाव डालते हैं। जनसंख्या के विस्तारक प्रभाव के समर्थक अर्थशास्त्री, यानी उसका समर्थन करने वाली कौन कौन से अर्थशास्त्री हैं? एडम स्मिथ, हैंसन, आर्थर लुईस, कोलिन क्लार्क, पेनरोज, ये सब कौन हैं? जनसंख्या के समर्थक अर्थशास्त्री हैं, समर्थन करते हैं विस्तारक प्रभाव के लिए, यानी कि जनसंख्या के द्वारा विस्तार होगा, देश का विकास होगा। और जनसंख्या के संकोचक प्रभाव के समर्थक अर्थशास्त्री माल्थस, सिंगर, नेल्सन और लिविंगस्टीन, ये सब उनके संकोचक प्रभाव, यानी कि जनसंख्या के द्वारा देश का विकास रुक जाएगा, ये सब संकोचक प्रभाव वाले अर्थशास्त्री हैं। आगे, जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में सहायक। जनसंख्या श्रम पूर्ति का स्रोत एवं आर्थिक विकास में सहायक है। जनसंख्या जो है वो श्रम पूर्ति का स्रोत एवं आर्थिक विकास में सहायक है। इस विचारधारा के समर्थक अर्थशास्त्री कौन कौन से हैं? एडम स्मिथ, हैंसन, कोलिन क्लार्क, पेनरोज, हर्समैन, बुशकिन, अल्फ्रेड बोन। कौन है?
एडम स्मिथ, हैंसन, आर्थर लुइस, कोलिन क्लार्क, हर्समैन, पेनरोज, हर्समैन, बुश्किन, अल्फ्रेड बोन आदि। ये सब कौन है? जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में सहायक है, यानी जनसंख्या को बढ़ावा देने के समर्थक अर्थशास्त्री हैं। जनसंख्या से फ़ायदा है। जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती, यानी आगे बढ़ने के लिए। इस संबंध में निम्न तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तर्क कौन कौन सा है? आर्थिक विकास की पूर्व शर्त। आर्थिक विकास की पूर्व शर्त नंबर 1, यह मनुष्य ही है जो किसी देश के आर्थिक विकास की दिशा एवं गति का निर्धारण करता है। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो किसी देश के आर्थिक विकास के लिए दिशा एवं गति का निर्धारण करता है। मनुष्य ही उपभोक्ता है, उत्पादक है। समस्त आर्थिक क्रियाओं का सूत्रधार, जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं उसका सूत्रधार मनुष्य ही है। जनशक्ति अथवा जनसंख्या के बिना, जनशक्ति यानी मानव शक्ति एवं जनसंख्या के बिना आर्थिक विकास व्यर्थ है। आर्थिक विकास जो है वो व्यर्थ है। प्रोफेसर हैंसन के अनुसार जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है। प्रोफेसर हैंसन के अनुसार जनसंख्या वृद्धि जो है आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है, यानी जनसंख्या के द्वारा ही आर्थिक विकास किया जा सकता है। आर्थर लुइस के अनुसार विकास मानव प्रयासों उपायों का प्रतिफल है। जब मानव का विकास किया जाएगा, उसका प्रयास किया जाएगा, तभी उसको अच्छा परिणाम मिलेगा। श्रम शक्ति आपूर्ति का स्रोत नंबर 2, श्रम शक्ति आपूर्ति का स्रोत। श्रम शक्ति आपूर्ति का स्रोत। आर्थिक विकास प्रक्रिया में श्रम एक प्रावैगिक यानी गतिशील, गत्यात्मक, डायनेमिक साधन है। शेष सभी साधन स्थैतिक, स्थिर प्रकृति के हैं। शेष सभी साधन जो हैं वो स्थैतिक प्रकृति के हैं, स्थिर प्रकृति के हैं। साइमन कुजनेट्स के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर जनसंख्या की प्रत्येक वृद्धि, जनसंख्या की जो है जितनी भी वृद्धि की जा रही है, श्रम शक्ति को बढ़ाती है। किसी देश की कार्यकारी श्रम शक्ति विकास का सबसे महत्वपूर्ण एवं सक्रिय घटक है। किसी देश की श्रम शक्ति विकास का सबसे महत्वपूर्ण और सक्रिय घटक है, एक्टिव है। जनसंख्या की वृद्धि होगी तभी देश का विकास होगा, क्योंकि एक मुंह और दो हाथ लेकर आती है। और इस श्रम शक्ति की आपूर्ति का स्रोत जनसंख्या है। श्रम शक्ति की आपूर्ति का स्रोत जो है वो क्या है? जनसंख्या है। बाजारों का विस्तार नंबर 3, बाजारों का विस्तार। किसी देश में जनसंख्या वृद्धि होने से श्रम शक्ति की आपूर्ति होती है। जब जनसंख्या अधिक रहेगी तो श्रम शक्ति जितनी रहेगी, मानव शक्ति, उसकी पूर्ति होती रहेगी। इस दृष्टि से श्रम उत्पादक है, किंतु जनसंख्या वृद्धि से उपभोग भी बढ़ जाता है, खाने उपभोग भी अधिक होता है। उपभोग मांग को पूरा करने के लिए नए नए उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे उपभोक्ता वस्तुओं के बाजार विस्तृत हो जाते हैं। इस तरह बाजारों का विस्तार होगा तो बचतों में वृद्धि, पूंजी निवेश में वृद्धि, उत्पादन के ढांचे में विविधता, भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पादन किए जाने लगेंगे, नए उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी, लोगों की आय में वृद्धि होगी, अतिरिक्त मांग में वृद्धि होगी, उत्पादन व आय में वृद्धि होगी, फिर आर्थिक समृद्धि होगी, यानी देश का तेज गति से विकास होगा। ठीक, चित्र हो गया। अब उत्पादन में वृद्धि यानी जब उत्पादन में वृद्धि होगी, नंबर 4, किसी देश की जनसंख्या वृद्धि 1% वार्षिक या इससे कम है, जो जनसंख्या में या धीमा प्रतिस्थापन उत्पादन या विकास की दृष्टि से सहायक है। किंतु यदि यह प्रतिस्थापन वार्षिक 2% या इससे अधिक है तो यह जनसंख्या में यह तीव्र वृद्धि उत्पादन एवं विकास दृष्टि से बाधक है। यानी जनसंख्या अगर 1% की दृष्टि से बढ़ रही है तो ये लाभदायक है, अगर 2% या इससे तेज गति से बढ़ रही है तो ये हानिकारक है। अतः कहा जा सकता है कि यदि जनसंख्या का आकार देश में उपलब्ध पूंजी व भूमि की तुलना में छोटा है, भूमि की तुलना में जनसंख्या कम है, तो जनसंख्या में होने वाली वृद्धि गहन श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण को बढ़ावा देकर श्रम की उत्पादकता में वृद्धि कर देती है।
तब लाभदायक है। अगर भूमि बड़ी है तो जनसंख्या को जितनी तेज गति से बढ़ाया जाए और उसका निर्माण किया जाए, मानव पूंजी निर्माण, तो ये लाभदायक है। डॉक्टर ब्राइट सिंह के अनुसार, अब ब्राइट सिंह ने क्या कहा है, जनसंख्या वृद्धि गहन श्रम विभाजन तथा व्यापक विशिष्टीकरण को जन्म देती है, पैमाने की बचतों को संभव बनाती है, जिससे तकनीकी प्रगति, टेक्नोलॉजी में ग्रोथ होता है, विकास होता है और संगठनात्मक सुधारों को बढ़ावा मिलता है। नंबर 5 है मानव पूंजी निर्माण में सहायक। जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप अगर जनसंख्या बढ़ रही है, उपलब्ध अतिरिक्त श्रम शक्ति जो है, जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप उपलब्ध अतिरिक्त श्रम शक्ति पूंजी निर्माण का एक सुलभ साधन माना जाता है। उपलब्ध अतिरिक्त श्रम शक्ति पूंजी निर्माण का एक सुलभ साधन माना जाता है। आर्थर लुईस तथा रैगनर नर्क्स भी इसी के समर्थक हैं। मानव पूंजी निर्माण में सहायक। जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप जब जनसंख्या बढ़ रही है, अतिरिक्त श्रम शक्ति पूंजी निर्माण का एक सुलभ साधन माना जाता है। पूंजी निर्माण, जब श्रम शक्ति में वृद्धि होगी तो पूंजी निर्माण होगा, एक सुलभ साधन माना जाता है। तो आर्थर लुईस तथा रैगनर नर्क्स भी इसी मत के हैं। अब आगे रैगनर नर्क्स के अनुसार अतिरिक्त श्रम शक्ति एक तरह की अदृश्य बचत है और इन अदृश्य संभाव्य बचतों को पूंजी निर्माण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जनसंख्या को जो अदृश्य बचत है, किसी देश में भौतिक पूंजी का निर्माण मानव पूंजी के निर्माण पर निर्भर है। किसी देश में भौतिक पूंजी का निर्माण मानव पूंजी के निर्माण पर निर्भर है और मानव पूंजी का निर्माण जो है प्रशिक्षित एवं कुशल श्रम शक्ति पर निर्भर है। अतः जनसंख्या वृद्धि से सृजनात्मक मस्तिष्कों का सृजन, मानव पूंजी का निर्माण होगा, फिर परीक्षित ज्ञान होगा, उसमें वृद्धि होगी, फिर आर्थिक समृद्धि तथा विकास होगा। जनसंख्या वृद्धि होगी, फिर सृजनात्मक मस्तिष्कों का निर्माण पढ़ लिख करके, फिर उसके बाद मानव पूंजी का निर्माण होगा, फिर परीक्षित ज्ञान में वृद्धि होगी, फिर आर्थिक समृद्धि तथा विकास होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब कल हम आप लोग को पढ़ाएंगे जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में बाधक है या गतिरोधक है। जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में बाधक है या गतिरोधक है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें